नेक्स्ट है गुडविल एंड द इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे नेस्ले की। नेस्ले एक नाम है, एक दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है डेयरी प्रोडक्ट्स में, ऐसे ही है ना जी? जी सर। तो अब क्या जो उसकी गुडविल है, उसका नाम है, तो पाकिस्तान में भी नेस्ले ही है, यूके में भी नेस्ले ही है, यूएसए में भी नेस्ले ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो गुडविल है ना, उसको इट मस्ट बी एलोकेटेड टू द ईच ऑफ द एक्वायर्ड कैश जनरेटिंग यूनिट्स, ठीक है, वो सारों के लिए है, ठीक है। जो गुडविल है वो आप सारों को एलोकेट करोगे। ईच यूनिट to which the goodwill is so allocated should represent the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal management purpose, ठीक है। और जितने लोअर लेवल तक भी वो काम आती है वहाँ तक आप उसको काउंट फॉर करोगे। नॉट बी लार्जर देन अ रिपोर्टिंग सेगमेंट डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये बच्चे जब उस पर आएंगे तब डिस्कस करेंगे, ये तो कोई नया ही IFRS है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जो है, क्योंकि अब IAS कन्वर्ट हो रहे हैं अब IFRS में, तो हमारे सिलेबस में जब आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग पे आ जाएं जी। उनको टेस्ट कैसे करना है गुडविल की इम्पेयरमेंट के लिए। A cash generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, सालाना बेस पे। The carrying amount of the unit including goodwill is compared with recoverable amount। वही सारा है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि आपने कंपेयर करना होता है रिकवरेबल अमाउंट को किसके साथ, उसकी कैरिंग अमाउंट के साथ। कैरिंग अमाउंट में वो कहता है गुडविल को शामिल करके। तो एग्जांपल है जी, अ कैश जनरेटिंग यूनिट कंप्राइजेज द फॉलोइंग। बिल्डिंग इतने की, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, गुडविल है, करंट एसेट्स, ठीक है। हम ये सपोज करते हैं क्योंकि हम नेस्ले को लेके चल रहे थे, तो ये नेस्ले की बिल्डिंग पाकिस्तान में 30 मिलियन की है, प्लांट एंड इक्विपमेंट 6 मिलियन के, उनकी गुडविल उनको जो एलोकेट की गई है वो 10 मिलियन है, और जो उनके करंट एसेट्स हैं वो 20 मिलियन है। तो टोटल वर्थ कितनी बन गई? 66 मिलियन। फॉलोइंग रिसेशन, एक रिसेशन हुआ, ठीक है, ओवरऑल जो हालात हैं वो ख़राब हो गए हैं, ठीक है, तो उससे क्या हुआ होगा, कुछ कमी हुई होगी। एन इम्पेयरमेंट रिव्यू हैज एस्टिमेटेड द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट टू बी 50 मिलियन। वो ऊपर क्या था, जितने के ऊपर वो रिकॉर्ड है बुक्स में, CGU नीचे है 50 मिलियन है, और उससे मुराद क्या है जो उसकी रिकवरेबल अमाउंट है। तो 16 मिलियन का लॉस हो गया जी, है ना जी। तो कहते हैं इसको एलोकेट कैसे करना है। The loss will be applied first against the goodwill। आपको याद होगा जब हम लास्ट टाइम ग्रुप अकाउंट्स की कर रहे थे, उनमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी कोई इस तरह का लॉस वगैरह होता है तो सबसे पहले वो किसके अगेंस्ट राइट ऑफ किया जाएगा? गुडविल के अगेंस्ट। आपके नाम में से आप इसको पहले नंबर पे काम करते हो, ठीक है। आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा जी। एंड देन द टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स ऑन अ प्रो रेटा बेसिस, जितनी जितनी उनकी वर्थ है उसके मुताबिक उनको एलोकेट किया जाएगा। आफ्टर राइटिंग ऑफ द गुडविल द बैलेंस टू बी एलोकेटेड इज 6 मिलियन, मतलब वो 10 मिलियन गया आपका। हमने मान लिया कि चीज़ बाकी रह ही 56 की गई, लेकिन 56 में भी आपके पास 6 ज़्यादा है, ठीक है जी। तो उसको कहते हैं दिस इज प्रोरेटेड ओवर द टोटल ऑफ 36 मिलियन फॉर द रिमेनिंग, यानी कि आप 30 डिवाइड बाय 36 करोगे, 30 को डिवाइड करोगे 36 पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये 6 के साथ, तो वो 5/6 वो 5 मिलियन आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी। ये वर्किंग हुई है सेम तरीके। यानी कि सर मैंने एक चीज पूछ रही थी कि जब हम इम्पेयरमेंट लॉस कर रहे होते हैं, ये सिर्फ नॉन करंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स को पहले जाता है, मतलब गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया। करंट को तो इम्पेयरमेंट की जरूरत नहीं ना होती, ठीक है, बस मैंने ये पूछना होता ही उसका, आपको पता है इसका इस्तेमाल ही वक्ती होता है। और अमूमन करंट से मुराद क्या होती है? कैश, बैंक, रिसीवेबल्स, ठीक है। उनके और मेथड्स हैं ना, उनकी वैल्यू में कमी के। रिसीवेबल में से आपको पता है आप हर दफ़ा राइट ऑफ करते हो बैड डेट्स, ठीक है। तो जो आपके बैंक में पैसे हैं उनकी तो कमी ऐसा होती कोई नहीं ना। जी जी। तो
वो अलग चीज़ है। वो तो मेजर किस्म का क्राइसिस आए, जनाब इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाए या पता नहीं क्या हो जाए, तब जाके आप कहोगे कि मेरी जो कैश 50 मिलियन है वो 50 कोई नहीं, वो 10 मिलियन है। तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा है और एग्ज़ाम सिनारियो से तो बिल्कुल ही बाहर है। ठीक है जी। तो जनाब ये हमारी एग्जांपल थी, बड़ी सिंपल सी और बड़ी बेसिकली थारो किस्म की, कि आपके सामने अगर इस तरह का आता है तो आपने इसको राइट ऑफ कैसे करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द एसेट्स कैरिंग अमाउंट शुड बी रिड्यूस, ये तो पहला है। ठीक है। और इम्पेयरमेंट लॉस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना होता है। ये बातें हम ऊपर आप अभी डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर रिडक्शन एन एसेट टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट, ये डेप्रिसिएशन चार्ज एंड द एसेट। अब कॉमन सेंस की बात है बच्चे, न्यू कैरिंग अमाउंट के ऊपर ही होगी जो इम्पेयरमेंट है, सॉरी डेप्रिसिएशन है। पुरानी तो बात खत्म हो गई ना जी। बच्चे अगली चीज़ें आपकी सेल्फ स्टडी की हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल है आगे, इसको भी खुद करें आप इम्पेयरमेंट लॉस को। और इम्पेयरमेंट लॉस 2 है, अगेन एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल हैं, बल्कि रिवर्सल वगैरह भी है, क्वेश्चन भी है आगे। ये सारे आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं इसके अकॉर्डिंगली आपने इनको सॉल्व करना है। तो मसला वाला पूछिएगा। एन एग्जाम क्वेश्चन मे आस्क यू टू कैलकुलेट एंड एलोकेट एन इम्पेयरमेंट लॉस। तो इसमें आपको तरतीब ज़हन में होनी चाहिए। तरतीब आपको बता दी, गुडविल को पहले राइट ऑफ कर देना है, बाकियों को प्रो राइट ऑफ। ठीक है। बाकी इसकी समरी वगैरह है, इसको देखिएगा। सिर्फ गुडविल को पूरा जाता है जितना उसका हो, डिडक्ट करते हैं, दूसरा प्रो राइटा पे होता है, चाहे पेटेंट हो चाहे कॉपीराइट हो, कुछ भी हो। जी बिल्कुल। ठीक है जी, आप इसको देखिएगा। अगर कुछ नया हो, कोई ऐसी बात जो हमने डिस्कस ना की हो, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी बच्चे। जी।